अब जो हम बात करेंगे क्लाउड इंजीनियर के रोल्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। इन पे बात करने से पहले हम जो डिस्कशन करेंगे कि क्लाउड इंजीनियर होते क्या हैं और जो लोग आजकल प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं वो क्लाउड इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो क्लाउड इंजीनियर के रोल्स हैं उन पे बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे क्लाउड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो फर्स्ट, क्लाउड इंजीनियर होते कौन है। एक जो आईटी प्रोफेशनल होता है वो एप्लीकेशन को डिजाइन करता है, मेंटेन करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसकी डिप्लॉयमेंट करता है ऑन प्रीमाइस सेटअप पे। सेम एज इट जो क्लाउड इंजीनियर होते हैं वो भी यही काम करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है वो प्रैक्टिस होता है। ये इनकी प्रैक्टिस होती है क्लाउड के ऊपर कि वो एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करें, उसको मेंटेन करें, उसकी मॉनिटरिंग करें और उसको डिप्लॉयमेंट करें। ये इनकी स्पेशल प्रैक्टिस होती है। ये इनके दरमियान मेजर डिफरेंस है। उसके बाद बात आती है क्लाउड इंजीनियर को क्यों एज अ प्रोफेशनल लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इस फील्ड में जो पैसे हैं वो बहुत हाई हैं। अगर आप इसके अंदर काम कर रहे हैं तो $125,000 से लेके $180,000 तक जो आपकी पे होती है, ये इस पर डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना स्किल्स है, आप कितने प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में। तो ये काफी हाई आपको पे करती है। और जो सा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इस फील्ड के अंदर, आपकी जो पेमेंट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये आपको हाई पे करता है। और जो है वो ये है कि फ्यूचर है। जितनी भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, वो इसको क्विकली जो है ना वो पिक करती हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वो बहुत हाई करता है। यही वजह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को फ्यूचर कहा जाता है। और जो ये इसकी जो मार्केट के अंदर इसकी रीच है वो बहुत हाई है। ये नहीं है कि ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बना है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये और भी बहुत फील्ड्स के लिए बना है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है और बहुत से बिजनेस के लिए बना है। आप इवन मार्केटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप गेम की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल ये बहुत यूज हो रहा है। और भी बहुत से प्रोफेशनल काम है, बिजनेस है, ये इसके अंदर यूज कर सकते हैं आप। यही वजह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को फ्यूचर कहा जाता है और इस पे काम हो रहा है, बहुत इंस्टेंटली इस पे काम हो जाता है। मार्केट के अंदर जो इसका ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई जा रहा है। यही वजह है कि लोग जो है एज ए प्रोफेशनल क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्लाउड इंजीनियर के जो रोल्स होते हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप क्या सर्व कर रहे हैं। यू मे सर्व एज क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट, नेटवर्क इंजीनियर। लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं क्लाउड इंजीनियर्स की वो तीन ही है। इनको तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, सेकंड जो है वो क्लाउड डेवलपर होता है, जो थर्ड है वो सिस्टम ऑपरेशंस इंजीनियर होता है। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे और हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी बात करेंगे। फर्स्ट हम सोल्यूशंस आर्किटेक्ट को देखते हैं। ये एप्लीकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डिजाइन करते हैं, इसलिए इनके पास मोस्ट एडवांस टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए एप्लीकेशन को डिजाइन करने का क्लाउड के ऊपर। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एप्लीकेशन का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको डिजाइन करने में। अब जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पर बात करते हैं। ये एप्लीकेशन को डिजाइन और डिप्लॉय करते हैं क्लाउड के ऊपर। जब वो डिजाइन कर रहे होते हैं तो बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वो अपने माइंड में रखते हैं ताकि जब एप्लीकेशन डिजाइन हो रही होती है, जब वो नेक्स्ट फेज के ऊपर जाए तो उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेकंड जो है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, जो ये क्लाउड सर्विसेज होती हैं उनमें से जो अप्रोप्रिएट सर्विस होती है उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन हो सके और डिप्लॉय हो सके। क्लाउड जो आर्किटेक्चर होता है उसको इस बात का पता होना चाहिए कि जो मैं ये एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहा हूँ इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी या इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, मुझे क्या क्या रिसोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो क्लाउड आर्किटेक्ट होता है उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया कि अगर उसने डिजाइन किया उसको पता होगा कि ये किस तरह वर्क कर रही है। अगर इन फ्यूचर इसको माइग्रेट करना पड़ जाए किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो कैसे जाए। तो यहाँ पे भी जो टेक्निकल स्किल्स होता है, एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो सा अगर ऑन प्रीमाइस सेटअप पे जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड के ऊपर आना चाहती है तो वो कैसे आएगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, उसको रीडिजाइन तो नहीं करना पड़ेगा। ये जो से फैक्टर्स होते हैं ये क्लाउड आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कॉस्ट है। जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जो कॉस्ट है इसके ऊपर जो एप्लीकेशन के ऊपर आएगी वो कम से कम आए।
क्लाउड आर्किटेक्ट के जो मेन स्किल्स होने चाहिए उनमें से आता है कि विजन उसके पास होना चाहिए कि कंपनी को क्या चाहिए और किन रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो एप्लीकेशन को बिल्ड करे। और उसके पास ये स्किल होना चाहिए कि जो डिफरेंट मार्केट के अंदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए क्योंकि उसको डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल टीम्स के साथ वर्क करना पड़ता है। अब जो क्लाउड इंजीनियर की नेक्स्ट कैटेगरी है उस पर बात करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो क्लाउड डेवलपर है। क्लाउड डेवलपर क्या होते हैं? ये जो ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइन होता है एप्लीकेशन का, उसको ये बिल्ड करते हैं। बिल्डिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जो सोल्यूशन आर्किटेक्चर्स होते हैं वो जो ब्लूप्रिंट डिजाइन क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, वहां से जो ब्लूप्रिंट और डिजाइन आता है उस एप्लीकेशन को वो बिल्ड करते हैं। और ये जो मॉनिटरिंग टीम होती है, एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं उनमें जो डिबगिंग होती है उसमें भी हेल्प करवाते हैं ये। अब इनके स्किल्स पे बात कर लेते हैं। इनके स्किल्स में आता है कोई भी एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर उनको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जब आप एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यूज होगी, कोई भी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल की है उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है इनको। अगर उनके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो ये बेटर है। जो सेकंड स्किल है वो ये है कि जो एप्लीकेशंस की डेवलपिंग, डिप्लॉइंग, डिबगिंग, इनके बारे में उनको स्किल्स होना चाहिए। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी यही काम होता है, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग, डिबगिंग। लेकिन जो क्लाउड एप्लीकेशंस होती हैं उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। इनके बारे में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टूल होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट एपीआईज हैं वो कैसे काम करती हैं। और जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, इनके बारे में भी इसको नॉलेज होना चाहिए। और जो CDKS है इसके बारे में भी इसको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ जो इसका पॉइंट है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिनके अंडर वो काम कर रहा है उसके जो की फीचर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या सर्विसेज मेन दे रहे हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये इसके पास नॉलेज होगा तो वो उस हिसाब से जो एप्लीकेशन होगी उसकी बिल्डिंग करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज उसको अंडरस्टैंड होगी तो तब भी वो उसको मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपडेट्स का है। जब भी कोई न्यू बिजनेस पॉलिसी आती है तो जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर न्यू अपडेट्स लानी पड़ती हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर न्यू फीचर्स आते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो हर टाइम यही चाहता है नई एडवांस टेक्नोलॉजी आए, तो इसलिए आपके पास नए फीचर्स के लिए अपडेट आती है। क्लाउड डेवलपर होते हैं उनके पास ये स्किल होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली ताकि वो एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सिक्योरिटी पे है। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो सिक्योरिटी एक पावरफुल फीचर होता है किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो ये टॉप ऑफ दी प्रायोरिटी होता है और उसको जो सा इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ती है जो सिक्योर हो, उसके अंदर जो कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है वो हाई लेवल की हो और वो सिक्योर हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी डेवलपमेंट के रिलेटेड है। इसके पास स्किल होना चाहिए कोड को लिखने का, उसकी करेक्टनेस के ऊपर काम करना पड़ता है उसको। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, उसको डीबग करने के लिए भी उसके पास सलाहियत होनी चाहिए। ये उसका पावरफुल फीचर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सर्विसलेस एप्लीकेशन होती है उनके ऊपर कोड लिखने का उसको स्किल्स होना चाहिए कि वो कैसे उसके ऊपर कोड इंप्लीमेंट हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंटेनर्स के ऊपर है कि कंटेनर्स कैसे यूज होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उनकी वर्किंग कैसे है, ये उसकी स्किल में आता है। कुछ पॉपुलर कंटेनर्स हैं लाइक कुबरनेट्स एंड डॉकर। अगर इनके बारे में उसको पता है ये किस तरह काम करते हैं तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बेटर है उसके लिए। और बल्कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा जो सॉफ्टवेयर डोमेन है इन जनरल उसके लिए भी इसको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो सिस्टम ऑपरेशंस इंजीनियर है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जब एप्लीकेशन डिजाइन हो जाती है, डेवलप हो जाती है तो इनके पास आती है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि ये उसको मैनेज करें और उसको मॉनिटर करें। बहुत सी एक्टिविटीज सेम होती हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूज होती हैं। अब इनके स्किल्स पे बात करते हैं कि इनके स्किल्स क्या हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, इनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन इनके पास आती है तो इनका काम होता है कि उस एप्लीकेशन को स्मूथली रन करवाना। तो इनके स्किल्स में ये आता है कि इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ इनको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉनिटरिंग करने का, एनालिसिस करने का कि एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है, किस तरह इसके फ्लो को स्मूथ ज्यादा से ज्यादा किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनके पास नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए कि डीएनएस क्या है, टीसीपी, आईपी, फायरवॉल, सिक्योरिटी, ईटीसी जो नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके बारे में इनको पता होना चाहिए, किस तरह वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एबिलिटी टू ट्रांसलेट आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स। जो डिजाइन आता है, जो ब्लूप्रिंट आता है, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उनकी तरफ से, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो जो डिजाइन आता है उनको पढ़ने की इनके पास सलाहियत होनी चाहिए। अगर इस डिजाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कांटेक्ट कर सके आर्किटेक्चर टीम के साथ और उनको एडवाइस कर सके कि आप ये वाला मॉड्यूल इस तरह डिजाइन करें, और उसको ये प्रॉपर गाइड करते हैं इस तरह। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सेम यही है जो मैंने प्रीवियस बात की है कि इनके पास जो एबिलिटी होनी चाहिए कि डाटा का फ्लो किस तरह स्मूथ किया जाए, क्योंकि इनके बाद जो एप्लीकेशन यूज करनी होती है वो कस्टमर्स ने यूज करनी होती है, तो जितना डाटा फ्लो के साथ जाएगा उतना उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सर्विस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी है उसके मुताबिक इनको जो अप्रोप्रिएट सर्विस होती है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसको नॉलेज होना चाहिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का, क्योंकि जब बिजनेस इंक्रीज या श्रिंक होता है तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी अप होती है या डाउन होती है, तो इसके बारे में इसको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो माइग्रेशन का है कि ऑन प्रीमाइस सेटअप कैसे क्लाउड के ऊपर आए, इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। जब हम क्लाउड एडमिन के बारे में बात करें तो इनका जो कंसर्न होता है वो ऑपरेशनल पार्ट्स के ऊपर होता है और इस पे होता है कि एप्लीकेशन कैसे स्मूथ रन हो, और ये कस्टमर्स के साथ डील करती है और उनकी जो क्वेरीज होती है उनके ट्रबल शूट करने में भी हेल्प करती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।